अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पेंडिंग है। स्टार्ट करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग से। कभी कभी हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, ज्योतिष साहब बताइए ना मेरी शादी कब होगी। तो फोरकास्ट पहले से पता भी चलेगा, और मेरे को तो इतना ज़बरदस्त पता चलेगा कि मैं तो पूरा मेजरमेंट कर लूँगा। मेजरिंग वर्ड का मतलब यह है कि कितना डिटेल्स में मेरे को पता चल रहा है, ठीक है। तो नोइंग इन डिटेल्स, मेजरिंग, आई कैन इवन मेजर इट, और नेचर ऑफ एन इवेंट। तो यहां हम बात कर रहे हैं डिमांड का दोस्त, शादी का बात नहीं कर रहे हैं, डिमांड का बात कर रहे हैं। तो डिमांड का पहले से ही पता चल जाए तो क्या हो। अगर पहले से ही पता चल जाए तो हम क्या करें, हम प्रोडक्शन को उसी प्रकार से रेडी कर ले। प्रोडक्शन को रेडी करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इनपुट मटेरियल का ऑर्डर देना होगा। अगर फोरकास्ट में पता चल गया कि 10 लाख यूनिट बिकने का चांसेस है, तो वही अपने शाहरुख खान के पास जाएंगे। और फोरकास्ट में अगर कुछ ऐसा पता चला कि 20 लाख यूनिट तक बिकने का चांसेस है, तो भैया अपने सीधा बच्चन साहब के पास जाएंगे, ठीक है। तो फोरकास्टिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रेडिक्टिंग द प्रोबेबल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस एट सम फ्यूचर डेट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पास्ट बिहेवियर पैटर्न्स। यहां पर आया है इंपॉर्टेंट चीज। तो फोरकास्टिंग में पास्ट के बिहेवियर पैटर्न को भी ध्यान रखते हैं। पास्ट मतलब अपने 2016 का ट्रेंड, 2017 का ट्रेंड, 2018 आज का प्रेजेंट का क्या सिचुएशन है, इन तीनों को देखते हुए अपने क्या सोच रहे हैं 2019 में क्या होने वाला है। इट शुड बी केप्ट इन माइंड द डिमांड फोरकास्टिंग इज नो सिंपल गेसिंग। अब इस पे सोचा जाए तो नो सिंपल गेसिंग तो मतलब कहीं ना कहीं गैस वर्क तो है। नो सिंपल गेसिंग, हाँ जी, कहीं ना कहीं कुछ तो है, बट ये साइंटिफिक तरीके से है, ठीक है। बट इट रेफर्स टू एस्टिमेटिंग डिमांड साइंटिफिकली। ये देखो आ गया बात। जब हम गैस वर्क करते हैं ना दोस्त, तो उसमें कोई साइंस नहीं रहता, कोई लॉजिक नहीं रहता, कोई पैटर्न नहीं रहता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पर गैस वर्क तो है, बट सिंपली गैस वर्क नहीं है। सर ये क्या बोल रहे हैं, गैस वर्क है बट सिंपल गैस वर्क नहीं है। अरे भैया इसीलिए तो ये बोल रहे हैं कि ये एक मामूली गैस वर्क नहीं है, ठीक है। अब आया बात समझ में हिंदी में, मामूली गैस वर्क नहीं है, क्योंकि इसमें डिमांड को हम लोग कैलकुलेट करते हैं साइंटिफिकली। ये मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं फर्स्ट पैराग्राफ में, अगर आप सोच रहे हो, क्योंकि इस फर्स्ट पैराग्राफ से ही पूरा आगे का कॉन्सेप्ट को बनाना है। तो साइंटिफिकली देखेंगे आगे बहुत सारे लीस्ट स्क्वायर कैलकुलेशन, रिग्रेशन कैलकुलेशंस, तो ये सब साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस है। तो इसीलिए यहां पर मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूं। एंड ऑब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली का मतलब पता क्या होता है, एक होता है सब्जेक्टिवली, एक होता है ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली का मतलब है एकदम सीधा लॉजिक्स को, एकदम स्ट्रांग, भावना को नहीं, लॉजिक्स को। तो गैस वर्क नहीं है। डिमांड को हम साइंटिफिकली, ऑब्जेक्टिवली असेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, आज का कुछ हकीकत, एंड इवेंट्स रेलेवेंट टू फोरकास्टिंग। बिजनेस मैनेजर का काम है कुछ प्लान करना। अब वो प्लान सक्सेस हुआ या फेल हुआ, इफेक्टिव प्लान मतलब सक्सेस प्लान। तो ये सक्सेस होने के लिए क्या चीज चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एक्यूरेसी विथ विच फ्यूचर इवेंट्स कैन बी प्रिडिक्टेड। मैनेजर लोग तो हमेशा आगे की बात करेंगे कि देखो भाई हमारी कंपनी अभी इस सिचुएशन पे है, हमें अमिताभ बच्चन से ऐड कराना है, और हमें ऐसा लग रहा है कि 20 लाख यूनिट हम लोग नेक्स्ट ईयर तक बेच लेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एक्यूरेसी विथ विच फ्यूचर इवेंट्स कैन बी प्रिडिक्टेड। फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड plays a vital role in the process of planning and decision making। भैया प्लानिंग किए हमने, क्या प्लानिंग किया कि शाहरुख खान से ऐड कराएंगे, शाहरुख खान से या बच्चन साहब से ऐड कराएंगे, हे ये प्रोडक्ट लेने का। सो ये प्लानिंग जो है, और इसी प्लानिंग के आधार पे जो हम डिसीजन लेंगे कि भाई शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन, तो इसका प्लानिंग सही होना चाहिए दोस्त। वेदर एट द नेशनल लेवल और एट द लेवल ऑफ अ फर्म। अब कोई फर्म नेशनल लेवल होता है, जैसे बोरो प्लस जो है। अब बोरो प्लस तो भैया नेशनल लेवल, इमामी का प्रोडक्ट है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और हो सकता है एक लोकल क्रीम। तो हर कंपनी अपना अपना लेवल पे डिमांड को फोरकास्ट करती है।
आज के दिन में ये डिमांड फोरकास्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि मास प्रोडक्शन का मतलब पता है दोस्त, एक साथ समझ लो 100 करोड़, यस यू हर्ड मी राइट, 100 करोड़ यूनिट्स ऑफ बोरोप्लस मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। अब यार अगर 10 रुपए का भी पर यूनिट का नुकसान हो गया ना, तो ये 1000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। सो कितना बड़ा स्टेक है। अरे इसीलिए तो ये लोग बच्चन साहब को 5 करोड़ रुपया देकर ऐड करा लेते हैं यार। आपको लग रहा है यार बोरोप्लस छोटा सा 10-15 रुपया का आइटम, और अमिताभ बच्चन इज सेलिंग बोरोप्लस, वाई? बिकॉज ये ह्यूज क्वांटिटी में बिक रहा है, ह्यूज क्वांटिटी में। तो फोरकास्ट से क्या क्या बेनिफिट है, आप बजटरी प्लानिंग कर सकते हो, कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो इन एरियाज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। सर ये एरियाज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में हम कॉस्ट कैसे कंट्रोल करते हैं? अपने को पता चल जाता है कि कितना बनाना है, किस समय बनाना है, तो कितना रुपया ब्याज में लेना है या लोन में लेना है पहले से पता चल जाता है। तो एक प्लानिंग हो जाता है यार, क्योंकि बड़ा बड़ा प्रोडक्शन में जब बड़ा पैसा लगता है, 100 करोड़ यूनिट आराम से बोरोप्लस बिकने वाला है, तो हम प्रोडक्शन प्लानिंग कर लेते हैं। क्योंकि क्यों प्रोडक्शन प्लानिंग करना है? क्योंकि देखो मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, बहुत कुछ चक्कर है ना। किस प्रोसेस से हमको काम करना है, कौन सा प्रोसेस मेरे लिए चीप रहेगा, या अगर प्रोसेस चीप है बट सस्ते के चक्कर में हम हमारा डेडलाइन तक मिस कर जाएंगे, तो भैया थोड़ा महंगा वाला प्रोसेस लगा ले, क्योंकि माल बेचना इंपॉर्टेंट है ना। सस्ता 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 करके वो सीजन निकल गया, तो बहुत सारा चीज़ प्लान करना पड़ता है। फिर कैपेसिटी प्लानिंग, कि भाई अपने पास जो मशीन है वो एक साथ पर डे बेसिस पे 10,000 यूनिट बना सकता है मैक्सिमम, या अपने एक और इंपोर्टेड मशीन जापान से मंगा ले जो 20,000 यूनिट बना सकता है। तो कैपेसिटी प्लानिंग, फैसिलिटी लेआउट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब जैसे जैसे बन गया कैसे कैसे क्या मैनेज करना है, क्या फैसिलिटीज़ है, ये है वो है, तो सारा चीज़ को पूरा प्लानिंग करना पड़ता है। पहले से पता चल गया तो यार जो इनपुट चाहिए अपने को वो पहले से मंगा के रखो। आप समझ लो हम बना रहे हैं इस टूथपेस्ट पे, नीम है, नीम वाला टूथपेस्ट, ठीक है। अब अपने को 100 करोड़ टूथपेस्ट बनाना है विथ नीम, और नीम का एसेंस तो है ही नहीं अपने पास। नीम चाहिए ना यार उसमें डालने के लिए, क्या बस बिना नीम के प्रोडक्ट बना दो? तो पहले से अरेंज करो। मैं कह रहा हूं ना तो ओवर प्रोडक्शन करना अच्छा है, ना तो अंडर प्रोडक्शन करना अच्छा है। अगर हमारे पास कैपेसिटी है और हम यूज नहीं कर रहे हैं तो वो भी गलत है। मार्केटिंग रिलाइज ऑन सेल्स फोरकास्टिंग इन मेकिंग की डिसीजंस। पहले से प्राइसिंग का भी हम पता कर सकते हैं। एंड एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजीज, जैसे हमने शुरू में बात किया कि भाई शाहरुख खान को लेना है या बच्चन साहब को लेना है। दैट नो फोरकास्ट इज कंप्लीटली फूल प्रूफ एंड करेक्ट। तो बेवकूफ बनने का चांसेस रहता है फोरकास्ट में, ठीक है भाई। अब जैसे पंडित जी ने कहा था, बेटा तुम्हारी जन्म पत्री और हस्तरेखा देखकर बेटा मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं बड़ी ही सुंदर सुशील कन्या के साथ तुम्हारा विवाह संपन्न होगा। चलो दो पंडित जी को दक्षिणा। अब भैया पंडित जी मेरी शादी हो गई है, ना तो वो सुंदर है ना वो सुशील है। अब मैं क्या बोलूं पंडित जी, आपने तो भाई लूट लिया मेरे को। तो अल्टीमेटली बेवकूफ बना दिया पंडित ने मेरे को। तो डिमांड फोरकास्ट में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो डिमांड फोरकास्ट सर क्या पंडित लोग करते हैं? अरे नहीं भाई, ये पढ़े लिखे पंडित होते हैं, इनको हम लोग कुछ और नाम से बुलाते हैं, काम पंडित वाला करते हैं। फिर जब हम डिमांड को फोरकास्ट करते हैं, हम लोग उस समय इवेल्युएट कर लेते हैं वेरियस फोर्सेस विच अफेक्ट डिमांड। अब ये वेरियस फोर्सेस में हमने पढ़ा था ना, प्राइस तो है ही, बट प्राइस के साथ साथ कितने सारे फैक्टर्स होते हैं, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, वेदर। तो सारा चीज हम लोग देख लेते हैं कि उस जगह पे या उस टेरिटरी पे इनकम कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन, बोरोप्लस अगर बेचना है तो हाँ भैया क्लाइमेट कैसा है, प्रेफरेंस एंड टेस्ट कैसा है। भाई जो हमारा ब्रांड है, हमारा ब्रांड इमामी का है, और हम अगर हरिद्वार में बात करें, हरिद्वार में भाई बाबा रामदेव एकदम ज़बरदस्त का टक्कर दे रखे हैं। बाबा रामदेव बोलते भैया हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, और हरिद्वार वासी ये मानते हैं कि नहीं भैया बाबा रामदेव वाला प्रोडक्ट अच्छा है। तो कितना सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो डिमांड का बिहेवियर को स्टडी करने के लिए कितने सारे अलग अलग जो इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, सब्सटीट्यूट का प्रोडक्ट अगर क्या है,
तो ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी स्टडी करके बैठे हुए हैं। तो लेट्स से सीधा सीधी अपने बात करते हैं आईफोन का। अब ये आईफोन तो भाई पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड बिक रहा है, तो ये आईफोन इंटरनेशनल लेवल पे फोरकास्ट करता है। पता है आपको, इंडिया को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया करता था आईफोन कुछ साल पहले। धीरे 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 जब उसे पता चला रहे इंडिया तो गरीब देश नहीं है भाई, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो पैसे वाले हैं और मेरा फ़ोन का अच्छा डिमांड है। तो अब क्या, आईफोन यूएस में लॉन्च होता है और मोर और लेस विद इन 7 days इंडिया में शिप हो जाता है प्रोडक्ट। पहले 1 महीना तक आता था। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि इंडिया को डिमांड के फोरकास्टिंग के समय उनका जो रिपोर्ट आता था, समझ लो इंडिया में उसका रिपोर्ट आया 1 लाख यूनिट का और डिमांड आ गया इंडिया में 10 लाख यूनिट का। तो प्लानिंग नहीं किया हुआ था ना कि इंडिया में 10 लाख यूनिट का डिमांड है, भेजना पड़ेगा, ये तो प्लानिंग नहीं था इनका। फोरकास्टिंग में ये प्लानिंग था 1 लाख यूनिट का, तो गलत प्लानिंग था, राइट। बट अब एक बार जैसे आईफोन 6 के समय पता चल गया कि भाई 10 लाख यूनिट है, तो करेक्शन हो गया कि चलो जब हम आईफोन 7 लॉन्च करेंगे तो हमें पता है कि इंडिया को सस्ते में हल्के में नहीं लेना है, हाँ इंडिया में दम है भाई। तो ये तो बात थी इंटरनेशनल लेवल की। तो डिमांड फोरकास्टिंग कैन बी एट द इंटरनेशनल लेवल depending upon the area of operation of a given economic institution. So area of operation, एप्पल आईफोन तो भैया ऑल ओवर द वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड का फोरकास्टिंग लेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। कहने का मतलब ये है कि भाई डिमांड फोरकास्टिंग एक छोटा सा फर्म का भी हो सकता है और एक इंटरनेशनल कंपनी आईफोन जैसे की भी हो सकती है। देखो अब जैसे हम अगर वेस्ट बंगाल का बात करूं तो हमारे यहाँ पर दुर्गा पूजा के समय में पानी पूरी वाला, जिसको हम लोग यहाँ पर पुचका वाला कहते हैं, पुचका। अब ये पानी पूरी वाला भाई साहब भी ना फोरकास्ट करके बैठा हुआ है कि भैया इतने लोग आएंगे तो इतना पुचका या इतना पानी पूरी मेरे को पहले से बना के रखना है, राइट। सो यही है, एक लोकल छोटा सा वेंडर भी फोरकास्ट करके रखता है। अब फ्यूचर में अगर मैं नए नए कंट्री पे जाने वाला हूँ तो मैं उस लेवल का भी इंक्वायरी करूँगा थ्रू द स्टडी ऑफ डिमांड। तो ये स्टडी करने के लिए भैया समय और खर्च, पैसा दोनों लगता है। तो कितना समय लगना है, कितना पैसा लगना, क्या इस इंफॉर्मेशन का मेरे लिए फ़ायदा है उस लेवल का, तब तो हम खर्चा करेंगे। अपने कुछ पता कर रहे हैं तो उसका कुछ कॉस्ट लगेगा, बट उसका बेनिफिट भी होना चाहिए। अब समझ लो कॉस्ट लग रहा है उसका पता करने का 10 लाख रुपया और बेनिफिट होगा तो कुल मिला के समझ लो 5 लाख का ही बेनिफिट होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो अपना तो -5 लाख, 10 लाख 15 लाख का खर्चा करा के भी मैक्सिमम बेनिफिट 2-4-5 लाख का ही मिलने वाला है। तो मैं क्यों भैया फोरकास्ट करवाऊं उस जगह का। सो अ ट्रेड ऑफ हैज टू बी स्ट्रक बिटवीन द कॉस्ट ऑफ फोरकास्टिंग एंड द बेनिफिट फ्लोइंग फ्रॉम सच फोरकास्टिंग। तो एक विलेज का फोरकास्टिंग कराएंगे, मेरे को मालूम है वहां पर कि बहुत ज़्यादा परचेजिंग पावर नहीं होना है, तो 15 लाख रुपया का फोरकास्टिंग और मैक्सिमम सेल कितना हो जाएगा। मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। तो मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग डील्स विद द जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी एज मेजर्ड बाय द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, ये हर महीना एक रिपोर्ट बनता है, गवर्नमेंट का रिपोर्ट बनता है कि इसमें कुछ बहुत अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका एक रिपोर्ट बन के आता है, मंथली रिपोर्ट। उस रिपोर्ट से पता चलता है कि देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अभी कैसा है, ठीक है। सो मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग डील्स विथ जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी एज मेजर्ड बाय इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, IIP। और कैसे पता चलता है देश का इकोनॉमी के बारे में, नेशनल इनकम देख लो और देख लो जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मैक्रो लेवल में तो भैया सब कुछ आ गया। अब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग, फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर सीमेंट इन इंडिया। तो ओवरऑल इंडिया में सीमेंट का क्या सिचुएशन है, तो ये हो गया इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग।
अब मेरे को देखना है, इंडस्ट्री से आना है फर्म लेवल पे। अब फर्म लेवल फोरकास्टिंग मतलब एक पर्टिकुलर फर्म, एक पर्टिकुलर कंपनी जो सीमेंट बनाती है, उसका क्या सिचुएशन है। जैसे कि एसीसी सीमेंट का, ठीक है, उसका क्या सिचुएशन है। ये बेस्ड ऑन टाइम पीरियड क्या है, फोरकास्टिंग का बात हो रहा है, ठीक है। सो टाइम पीरियड के बेस पे डिमांड फोरकास्ट करेंगे। ये शॉर्ट टर्म हो सकता है। अब शॉर्ट टर्म का क्या डेफिनेशन है, शॉर्ट टर्म मतलब कितना शॉर्ट, एक दिन, 2 दिन, 6 महीना, साल भर, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग एंड लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। तो अकाउंट्स में जब हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो अपने को एक आइडिया बना हुआ है। अभी अब बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का। अब एक बात बताओ, अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग सिचुएशन है। इट इज यूजुअली फॉर 6 months और लेस देन 1 year यूजुअली। शॉर्ट टर्म मतलब इमीडिएट, अभी क्या सिचुएशन है, क्या काम करना है। तो टैक्टिकल डिसीजंस, हायर लेवल मैनेजरियल डिसीजंस, टैक्टिकल डिसीजंस का मतलब। लॉन्ग टर्म फोरकास्ट आर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, से फॉर 2 to 5 years और मोर। तो एज पर द एनालिसिस हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करके चल रहे हैं कि आगे चल के हमें नया प्लांट पे अगर पैसा लगाना है तो ये कब लगाना है, तीसरे साल पे लगाना है या चौथे साल पे लगाना है। अलग अलग कैटेगरी के गुड्स होते हैं भाई, और अलग अलग कैटेगरी के गुड्स का अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग डिमांड है। प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं और नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। डिराइव डिमांड होता है कुछ और ऑटोनॉमस डिमांड होता है। डिराइव मतलब ये होता है कि भाई किसी से इन्फ्लुएंस होके, ठीक है, इससे इन्फ्लुएंस होके मैंने भी डिमांड किया। ऑटोनॉमस मतलब किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना। इंडस्ट्री का डिमांड और कंपनी का डिमांड, शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड। तो ये 5 अलग अलग कैटेगरी है। आइए एक एक करके आराम से समझते हैं, बहुत इजी है, बहुत मज़ा आने वाला है। और ये MCQ फेवरेट बन सकता है एग्जामिनर का, कोई भी सिली मिस्टेक मत करना। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब समझ लो एक मशीन, और इस मशीन से बनेगी कॉफ़ी। जैसे अपने CCD या ऑफिसेज में होते हैं ना मशीन, कॉफ़ी वेंडिंग मशीन्स कहते हैं। तो इस मशीन से कॉफ़ी बनता है, और ये कॉफ़ी कौन लेता है, कंज्यूमर लेता है। तो कॉफ़ी तो हो गया जी कंज्यूमर गुड, और ये मशीन जो कॉफ़ी बनाती है ये हो गया प्रोड्यूसर गुड्स। सो प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज विच आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ये अदर गुड्स मतलब क्या है भाई, अदर गुड्स कैन बी ईदर कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स देमसेल्फ। ये बढ़िया इंपॉर्टेंट बात था भाई साहब। तो कुछ कुछ प्रोड्यूसर गुड्स ऐसे मशीन होते हैं, बड़े बड़े मशीन होते हैं जी, बड़े बड़े मशीन, और ये बड़े बड़े मशीन ना जी छोटे छोटे मशीन बनाते हैं जी। तो जी ये मशीन भी प्रोड्यूसर गुड है जी, और ये जो मशीन जो छोटे छोटे मशीन बनाते हैं जी, ये भी प्रोड्यूसर गुड है जी। एग्जाम्पल ऑफ सच गुड्स आर मशीन्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। कंज्यूमर गुड्स आर दोज विच आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन। फाइनल कंजम्पशन भैया, कॉफ़ी अल्टीमेटली किसने पिया, अरे अपन ने कॉफ़ी पिया भाई, बड़ा टेस्टी था, ठीक है। तो ये फाइनल कंजम्पशन कंज्यूमर ने किया। एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर गुड्स आर रेडी मेड क्लोथ्स। अगर अब रेडीमेड क्लोथ्स अगर कंज्यूमर गुड्स है, तो भाई रेडीमेड क्लोथ्स को बनाने के लिए जो मशीन है जी, मशीन, कटिंग मशीन, ड्राइंग मशीन, आयरनिंग मशीन, स्टिचिंग मशीन, सो ऑल दोज आर प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। प्रिपेयर्ड फूड, रेसिडेंशियल हाउसेज, तो ये सब क्या है, अल्टीमेटली कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। सो ड्यूरेबल मतलब चलता जाए चलता जाए चलता जाए। नॉन ड्यूरेबल मतलब अरे एक बार खा लिया तो बस खत्म। सर नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या कंज्यूमर गुड्स है? जैसे कंज्यूमर गुड्स हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, हाँ जी, मगर ये नॉन ड्यूरेबल है। सर क्या मतलब है, अभी पता चल जाएगा। ड्यूरेबल मतलब आपके घर पे रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर है, हाँ जी है। टीवी है, हाँ जी है। सर हमारे घर पे तो टीवी का कुछ पूछिए मत,
हमारे घर में ऐसा टीवी है सर जो हमारे ग्रैंडफादर ने खरीदा था इन द ईयर 1962 में खरीदा था सर। और आज भी सर वो टीवी जो चलती है ना सर, पूछिए मत, जबरदस्त चलती है। कितना ही एलईडी एलसीडी आ जाए सर, वो टीवी आज भी हम लोग एकदम रखते हैं और आराम से चैनल चलता है सर। कलर टीवी है सर 1962 में। अब भाई पता नहीं, मैं एम नॉट टेक्निकली करेक्ट कि 62 में कलर टीवी आया था कि नहीं आया था, जो भी हो भावनाओं को समझो। सो कहने का मतलब ये है कि अगर वो टीवी इतना लंबा चल रहा है तो वो ड्यूरेबल गुड्स है। और आज सुबह मैंने सर, आई हैड 1 ग्लास ऑफ मिल्क सर अलॉन्ग विथ ब्रेड एंड जैम। ये ब्रेड जो मैंने खा लिया ना, एक बार जो मैंने ब्रेड खा लिया ना, तो उसके बाद जो बस वो ख़त्म हो जाती है। तो एक बार जब ब्रेड खा के ख़त्म कर दिया तो वो नॉन ड्यूरेबल है। रॉ मटेरियल, फ्यूल एंड पावर, पैकिंग आइटम्स एक्सेट्रा और एग्जाम्पल ऑफ नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। एक्चुअली आई कैन नॉट ब्रीथ फ्रॉम माई नोज, सो मैं बीच बीच में मुंह खोल के ऑक्सीजन लेने की चेष्टा कर रहा हूँ। नोज पूरा ब्लॉक्ड हो गया, पता नहीं क्यों। चलिए ठीक है। बेवरेजेस, ब्रेड, मिल्क एक्सेट्रा और एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो ये फ्यूल जो है, फ्यूल क्या हम कंज्यूम कर रहे हैं? तो फ्यूल, पावर जो है, ये फ्यूल भी जैसे एक बार यूज़ कर लिया तो ख़त्म हो गया, दोबारा तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो गया है तो इसे हम नॉन ड्यूरेबल कहते हैं। बट क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है तो ये प्रोड्यूसर प्रोडक्ट है। These will meet only the current demand. On the other hand, durable goods do not quickly wear out, can be consumed more than once, and yield utility over period of time. Yield utility over period of time का मतलब क्या है सर, बता देते हैं। यूटिलिटी मतलब क्या हमने पढ़ा था, या नहीं भी पढ़ा तो आप आगे पढ़ोगे। सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को एक अच्छा फीलिंग लाता है। तो ये एक अंडा खाया मैंने आज, एक सुबह सुबह ऑमलेट खाया, हालांकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे। सो उसका यूटिलिटी, उसका सेटिस्फैक्शन, खाने से पहले एक फीलिंग आता ना, तो उसे कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी इज नॉट द एक्चुअल सेटिस्फैक्शन। आप आगे पढ़ोगे तो वो बार बार तो आएगा नहीं। जो अंडा मैंने आज खा लिया है, अब उसका सेटिस्फैक्शन भैया उसी समय ले देकर खत्म। बट टेलीविजन का देखो, 1962 में जो दादाजी ने टेलीविजन खरीदा था 1962, आज भी उसका सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कहीं ना कहीं। एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर कार, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस फर्नीचर आर ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज लाइकली टू बी डिराइव्ड डिमांड। तो याद रखिएगा, सेमी ड्यूरेबल मतलब बहुत लंबा तो नहीं चलता, बट चलो कपड़ा जो अपने खरीदते हैं, ऐसा तो नहीं कि मैं जो एक बार जो शर्ट पहन लेता हूँ ना, मैं दोबारा नहीं पहनता हूँ। यार कितने लोग हैं ऐसा जो एक बार पहनने का दोबारा नहीं पहनते, तो सेमी ड्यूरेबल बोलते हैं इसे। आगे अपने को देखना डिराइव डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड, कि किसी और प्रोडक्ट के वजह से इसका डिमांड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द डिमांड फॉर सीमेंट इज डिराइव डिमांड बीइंग डायरेक्टली रिलेटेड टू बिल्डिंग एक्टिविटी। अब सब लोग नेताजी घोषणा कर रहे हैं, पिछले लोकसभा के चुनाव में मैंने ये वादा किया था दोस्तों कि मेरे जितने भी गरीब मजदूर भाइयों हैं, सबके सर के ऊपर छत होगा। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। तो भैया उस कंस्ट्रक्शन के काम के कारण ही तो सीमेंट, बालू, ईटा सब आ रहा है, तो ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिराइव डिमांड। द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स और इंडस्ट्रियल इनपुट्स इज डिराइव डिमांड। Also the demand for complementary goods is derived demand. Complementary goods मतलब क्या हुआ दोस्त? प्रिंटर खरीदा, प्रिंटर के साथ जो उसका इंक है वो भी खरीदा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो डिराइव डिमांड है ना, इंक का डिमांड क्यों है? क्योंकि भैया प्रिंटर खरीदा था। ऑटोनॉमस डिमांड मतलब भैया अपने को तो ये चाहिए था, जो कहा जा रहा है कि बिना कोई इन्फ्लुएंस के। डिराइव डिमांड का मतलब ये है कि जहां अपने कोई ना कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश तुरंत कर पा रहे हैं,
तो वी आर डिमांडिंग शुगर बिकॉज ऑफ द टी। तो ये एकदम अपने को क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है, तो इसको कह रहे हैं डिराइव डिमांड। शुगर जो है वो डिराइव डिमांड है। और कभी कभी कुछ ऐसा हो जो अपने रिलेट नहीं कर पाए किसी और चीज से, जैसे कि अब मेरे को प्यास लगा और मैं पानी पीना चाह रहा हूँ, तो जस्ट आई वांटेड टू कंज्यूम वाटर एंड आई कंज्यूम वाटर। द टर्म इंडस्ट्री डिमांड इज यूज्ड टू डिनोट द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। एग्जाम्पल, टोटल डिमांड फॉर स्टील इन द कंट्री। टाटा आयरन एंड स्टील का क्या डिमांड है, तो ये फर्म का हो गया। द डिमांड फॉर अ फर्म्स प्रोडक्ट व्हेन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्री डिमांड signifies the market share of the firm। कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 40% स्टील इंडस्ट्री का डिमांड को केटर करता है। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिमांड। शॉर्ट रन डिमांड refers to the demand with immediate reaction to changes in the product price and price of related commodities, income fluctuation, ability of consumer to adjust the consumption pattern, the susceptibility to advertisement of new products। तो ये छोटा रूप में इमीडिएट आज के दिन में। और लॉन्ग रन में तो भैया लंबा टाइम है। लॉन्ग रन डिमांड रेफर्स टू द डिमांड विच एग्जिस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मोस्ट जेनरिक गुड्स हैव लॉन्ग टर्म डिमांड। लॉन्ग टर्म डिमांड डिपेंड्स ऑन लॉन्ग टर्म इनकम ट्रेंड्स, availability of substitutes, credit facilities, etc. In short run, long run demand is that which will ultimately exist as a result of changes in prices, promotion, or product improvement after enough time is allowed to let the market adjust to the new situation। कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का रेट्स गिर जाता है तो भैया बहुत लोग जो कल तक रेफ्रिजरेटर यूज नहीं कर रहे थे वो भी यूज करने लग जाएंगे, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी इज एज गुड एज चीप एंड फ्री। लॉन्ग रन में क्या होगा कि जितने भी लोग आज के दिन में इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज नहीं कर रहे हैं, लेट्स से कि हम घर पे एलपीजी सिलेंडर मंगाते हैं। क्यों मंगा रहे हैं? क्योंकि फिर मेरे को ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अगर मैं यूज करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी इज कॉस्टली देन द एलपीजी सिलेंडर। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एकदम सस्ता हो गया तो ये एलपीजी सिलेंडर कॉस्टली लग रहा है, और आने वाले टाइम पे ये समझो कि इलेक्ट्रिसिटी एकदम सस्ता हो जाए। तो भाई ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग रन में हर घर पे बिजली हो और हर घर पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो तो एलपीजी का दरकार ना पड़े। जियो के आने के बाद इंटरनेट जैसे हर बच्चे को 1 GB फ्री मिलने लग गया है, तो लॉन्ग रन में हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम पे ये डिजिटल लर्निंग जो है ये और जबरदस्त तरीके से इंक्रीज होने वाला है। जैसे जैसे हर घर पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ेगा, ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। एक तो भैया डिस्पोजेबल इनकम, दूसरा है प्राइस, तीसरा है डेमोग्राफी। जो भी इनकम आपने कमाया उस पे से आप टैक्सेस हटा दीजिए। सो डिस्पोज मतलब है कि भैया यहां से उठा के वहां फेंकना। पैसा जो मैंने कमाया अब मैं अपने पॉकेट के पैसे को कहां फेंकूं, मतलब कहां रखूं, कहां इन्वेस्ट करूं, क्या खरीदूं। सो डिस्पोजेबल इनकम, जितना ज्यादा इनकम मेरे पास है बाहर फेंकने को, नहीं मैं तो बाहर नहीं फेंकूंगा, मैं तो अपने बैंक में रखूंगा, मैं तो सेविंग करूंगा। तो जब मैं सेविंग करूंगा तो मतलब मेरे पास, मैं बाहर नहीं फेंकना चाहता हूँ। तो यहाँ टैक्सेस लिखा है, तो अल्टीमेटली डिस्पोजेबल इनकम अगर अच्छा है तो भैया मेरा मन मचल भी सकता है कि चलो मैं सेविंग नहीं करूंगा, मैं कुछ खरीद लेता हूँ। तो डिस्पोजेबल इनकम आपके लिए क्लियर कर दिया गया है। प्राइस सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। While the demand for a good is inversely related to its own price and the price of its complement, it is positively related to the price of its substitute. Demography, this involves the characteristics of population, human as well as non-human, using the product concerned. तो ठीक है दोस्त, आज के लिए यहीं रुकते हैं।